अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? खुदा आप सब लोगों को खैर व आफियत से रखे। तो आज में लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्ट्रेटनिंग वेव्स। इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सुपरपोजिशन। तो ये सारी सुपरपोजिशन की एप्लीकेशंस हैं। जब वेव्स सुपरपोज करती हैं तो कभी इंटरफेरेंस होती है, कभी बीट्स होती हैं, कभी स्ट्रेटनिंग वेव्स क्रिएट होती हैं। तो अब हमने देखना है कि बीट्स कब पैदा होंगी, स्ट्रेटनिंग वेव्स कब पैदा होंगी और इंटरफेरेंस कब होगी। देखिए, इंटरफेरेंस तब होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो वेव्स की और दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों। दोबारा सुन लें, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों वेव्स की और दोनों वेव्स एक ही सिमत में ट्रैवल कर रही हों, तब वो सुपरपोज करें और सुपरपोज करने के नतीजे में जो फिनोमेना होगा उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और बीट्स क्या है? बीट्स में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। एक वेव की फ्रीक्वेंसी और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। और डायरेक्शन यहाँ भी सेम है। तो इन दो कंडीशंस की सूरत में जब ये दो कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, जो फिनोमेना होता है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बीट्स। तो नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए वेव्स का और दोनों अब ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए और दोनों एक ही लाइन में आनी चाहिए। ये ना हो कि एक इधर आ रही हो और एक उधर से आ रही हो, नहीं, दोनों एक ही लाइन में आ रही हो और जब आपस में मिलेंगी तो वहाँ पर जो फिनोमेना होगा उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। जीरो स्टूडेंट्स, अब हम इंटरफेरेंस को अब थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे कि इंटरफेरेंस की कौन कौन सी मजीद कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस पूरी होंगी तो इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी। नंबर 1, कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। अब कोहेरेंट वेव्स से बच्चे मतलब क्या है? कोहेरेंट वेव्स की दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, ये मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए और नंबर 2, उनके दरमियान या तो फेज डिफरेंस हो ही ना। अगर फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, यानी ऐसी वेव लेनी है जो एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल हो या एक फ्रीक्वेंसी पर मुश्तमिल हो, तो उस वेव को हम बोलते हैं ये मोनोक्रोमैटिक वेव है। इन दो कंडीशंस को जब हम पूरा करेंगे तो आपकी जो वेव्स कहलाएंगी कोहेरेंट वेव्स कहलाएंगी। नंबर 2, सेम मीडियम, यानी दोनों एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। हम कहेंगे जी एक वेव एयर में ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, हम क्या इंटरफेयर करें? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। दोनों का एक मीडियम में होना ज़रूरी है, या दोनों एयर में हो या दोनों लिक्विड में हो। थर्ड वन इज द सेम डायरेक्शन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिकल वेव्स, दोनों आइडेंटिकल वेव्स होने चाहिए, या दोनों साउंड वेव्स हों या दोनों लाइट वेव्स हों। ये नहीं है कि एक साउंड वेव है और एक लाइट वेव मिलेंगे इंटरफेयर करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस चैप्टर में हमारा ज़्यादातर फोकस है साउंड पर, हम लाइट वेव्स को इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं कर रहे। लास्ट वन, सोर्सेज ऑफ साउंड शुड बी क्लोज टू ईच अदर। आवाज़ के वो सोर्सेज जिनमें से कोहेरेंट वेव्स निकलेंगी, जिनका मीडियम सेम होगा, जिनकी सेम डायरेक्शन होगी और दोनों आइडेंटिकल वेव्स होंगी, तो जब वो आपस में इंटरफेयर करेंगे तब आपकी इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इंटरफेरेंस की दो टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम बात करें ट्रांसफर वेव्स की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी दो वेव्स आपस में सुपरपोज करें, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साउंड को, तो साउंड की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब कंप्रेशन के ऊपर फॉल करे और रेयरफेक्शन के ऊपर फॉल करें, हम कहेंगे आपका जो इंटरफेरेंस है वो है कंस्ट्रक्टिव। और ट्रांसफर वेव्स की बात करें तो क्रस्ट के ऊपर फॉल करे और ट्रफ के ऊपर फॉल करे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के एक मैथमेटिकली फार्मूला भी है, वो है पाथ डिफरेंस की शक्ल में। दो वेव्स उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी जब उनके दरमियान पाथ डिफरेंस m लैम्डा होगा। m इज एनी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। m की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 पुट करेंगे 4 लैम्डा, 5 पुट करेंगे 5 लैम्डा, सो ऑन। तो वेव्स का पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा आए, 2 लैम्डा आए, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो हम कहेंगे आपकी जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। और जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो दोनों वेव्स की जो लाउडनेस होती है वो कंबाइन हो जाती है और जिसकी वजह से आपको बुलंद आवाज़ सुनाई देती है। अगर हम साउंड की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद जो आपको साउंड मिलेगा वो पहले की निस्बत आपको ज़्यादा लाउडर साउंड मिलेगा।
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बच्चे जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्या होता है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के ऊपर फॉल करता है, और अगर बात करें ट्रांसफर वेव्स की तो क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। स्टूडेंट्स, हम पार्ट डिफरेंस की मदद से भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका फार्मूला है वो m+1/2 लैम्डा। m इज़ एनी नंबर विच फ्रॉम 0 2 3 4 5 so on। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1/2 लैम्डा। जहाँ पे 1 पुट करेंगे आएगा 3 λ/2। जहाँ पे 2 पुट करेंगे आपका आएगा 5 λ/2 so on। जब आपका पार्ट डिफरेंस इस फॉर्म में आ जाए 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, तो समझ जाएं वहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब आपका इस फॉर्म में पार्ट डिफरेंस आए तब वहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चे आपको जो आवाज़ सुनाई देती है वो फेंट सुनाई देती है, पहले से मध्यम आवाज़ सुनाई देती है, पहले से कम आवाज़ सुनाई देती है, ना कि लाउडर सुनाई दे। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे बीट्स क्या होता है। तो हम कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, बीट्स कब पैदा होंगी। बीट्स तब पैदा होती हैं जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो दो वेव्स की, और दोनों एक ही मीडियम में एक ही सिमत में ट्रैवल करके आ रही हो। जब वो आपस में मिलेंगी तो तब जो फिनोमेना होगा उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बीट्स। अब बीट्स होता क्या है, बीट्स दरअसल इस शेप में होती है, इसका ग्राफ दिखाया गया है। ये देखिए, पहले आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी, फिर आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी, तो ये कहलाएगी बीट। अगेन फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो जाएगी, जब मैक्सिमम वाले पे पहुंच जाएगी फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ये होगी दूसरी बीट। इस तरह दोबारा फिर क्या होगी, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होगी, फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ये हो जाएगी तीसरी बीट्स। तो स्टूडेंट्स, एक टर्म आती है बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी बीट्स पैदा हो रही हैं। हम कहें कि आपकी बीट फ्रीक्वेंसी 1 है तो एक सेकंड में एक इस तरह की बीट पैदा होगी। हम कहें आपकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो इस तरह की 5 बीट्स एक सेकंड में पैदा होंगी। जो इंसानी कान है वो 10 हर्ट्ज तक की बीट्स को सुन सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा ये इंसानी कान है वो इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तो यही लगेगा कि एक ही बुलंदी की आवाज़, एक ही लाउडनेस की आवाज़ ट्रैवल कर रही है, ना कि कम या ज़्यादा लाउडनेस की आवाज़ ट्रैवल कर रही है। बीट्स अगर आपने सुननी है तो फ्रीक्वेंसी 10 से कम ही होनी चाहिए, तब बीट्स सुनाई देंगे। 10 फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड में इस तरह की 10 बीट्स पैदा होंगी। अब बीट्स के लिहाज से अभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको कहा जाता है कि आपके पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है जी 40 हर्ट्ज, और आपके पास दूसरी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। बताएं नंबर ऑफ बीट्स फाइंड करके बताएं, या बीट फ्रीक्वेंसी निकालें। आपने क्या करना है, F1 में से F2 को माइनस कर देना है, 40 - 30, तो ये आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या नंबर ऑफ बीट्स भी हम इसे कह सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है अननोन फ्रीक्वेंसीज को मेजर करने के लिए। साउंड की फ्रीक्वेंसीज जिनका हमें नहीं पता होता कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए, उनका साज सेट करने के लिए हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो आपने अपनी फर्स्ट ईयर में या 11th क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, हाउ बीट्स आर यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चे, स्ट्रेटरी वेव्स को पढ़ने से पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कंसेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होगा। रिफ्लेक्शन को तो आप जानते ही होंगे, जब वेव एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती है, टकरा के कुछ हिस्सा उसका आगे चला जाता है और कुछ हिस्सा उसका वापस आ जाता है। मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। अब देखिएगा रिफ्लेक्शन क्या होती है। लेट्स सपोज यहाँ से कोई वेव आ रही है, वो एक मीडियम से एयर से वाटर में जा रही है। जैसे वो एयर से वाटर की बाउंड्री पर जाएगी, उसका कुछ हिस्सा वापस मुड़ आएगा और कुछ हिस्सा उसका आगे चला जाएगा। वेव का जो हिस्सा आगे चला जाता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और जो वेव का हिस्सा वापस मुड़ आता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब रिफ्लेक्शन को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहले हम वेव को टकराएंगे डेंसर मीडियम से, फिर हम वेव को टकराएंगे रेयर मीडियम से। इन दोनों कंडीशंस को हम कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है। डेंसर और रेयर मीडियम में फ़र्क तो आपको पता ही होगा। डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसके एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आसान लफ्ज़ों में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। रेयर मीडियम जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और जिसकी डेंसिटी कम होती है। एग्जाम्पल है सॉलिड, और अगर गैस की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स करीब करीब है और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो सॉलिड आपके पास डेंसर मीडियम है। अगर
अगर हम रेयर मीडियम में एग्जांपल है तो गैस आपके पास एक रेयर मीडियम होगा, उसके मॉलिक्यूल्स दूर होंगे और उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अब हम यहाँ पे इधर एक डेंसर मीडियम की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम रेयर मीडियम की एग्जांपल लेंगे, देखेंगे दोनों की रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई डेंसर मीडियम लेट्स सपोज कंसीडर कर लें कि आपके पास कोई डेंसर मीडियम है, आपकी वेव यहाँ से टकरा के आ रही है, जैसे यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद वापस मुड़ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि यहाँ पे वेव का फेज बिल्कुल उल्ट हो गया है। देखें यहाँ पे आपके पास क्या था, क्रस्ट था, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ट्रफ बन गया। यहाँ पे आपके पास ट्रफ था, यहाँ पे क्या बन गया, क्रस्ट बन गया। यानी ट्रफ क्रस्ट में कन्वर्ट हो गया, क्रस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। अगर हम साउंड वेव्स की बात करेंगे तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और रेयरफेक्शन कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे कहेंगे आपकी जो वेव है वो रिवर्स हो गई है, या हम ये कहेंगे आपको जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास कितना हो गया है, 180 हो गया है। यानी 180 के एंगल पर वेव आपकी चेंज हो गई है, यानी उल्ट हो गई है। अगर हमें 180 डिग्री का आसान लफ्ज़ों में कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप ऐसे समझे कि आप कहीं मोटर वे पे जा रहे हैं और अब आपने यू टर्न लेना है। अब आपको कहा जाएगा कि 180 की डिग्री पे चले जाएं, आप सीधे जा रहे हैं और आपको कहा जाएगा 180 की डिग्री पे चले जाएं। इसका मतलब क्या होगा, आपने यू टर्न लेना है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, वेव पहले इधर जा रही थी, क्रस्ट बिल्कुल ऑपोजिट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रफ में कन्वर्ट हो गया। हम कहेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है वो ना होने के बराबर होता है। तकरीबन सारी की सारी वेव भी वापस मुड़ आती है, जो आगे होती है वो ना होने के बराबर होती है, निगलिजिबल वेव आगे जाती है और वापस ज़्यादा आ जाती है। अगर हम इस मीडियम की बात करें तो इस मीडियम में क्या होगा जी, इस मीडियम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ ही रहेगा, ये वैसे ही वापस आ जाएगी, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होगा। हम कहेंगे यहाँ पे आपका फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री है, मतलब कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ पर जितनी वेव वापस आएगी उतनी ही वेव भी आगे जाएगी। हम कहेंगे जितना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उतना ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लाजमी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेची वेव और इससे नेक्स्ट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इनके आप लोग प्रैक्टिस लाजमी कर दीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें, रेट लेक्चर्स फिजिक्स। उसकी वजह यह है कि मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे एमसीक्यूज़ रेगुलरली डाल रहा हूँ, तो वो वहाँ पे आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पेपर्स भी आ रहे हैं तो पेपर्स की भरपूर तैयारी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।